है कि उरी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सेना ने कहा है कि वो हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा कि दुश्मन को कब और कहां जवाब देना है, ये सेना तय करेगी। We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. डीजीएमओ ने बताया कि उरी में मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। उनके पास से पाकिस्तान में बने खाने के सामान और दवाइयां भी मिली हैं। साथ ही पश्तो भाषा में कुछ पर्चे भी मिले हैं। There was large quantity of food and medicine packets having markings of Pakistan. इस आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम उरी पहुंची है। सेना पर हुए आतंकी हमले को लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए और सेना प्रमुख समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सहमति बनी कि एलओसी के आसपास बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। जिन जगहों पर अधिकतर आतंकी हमले होते हैं, वहां आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। सेना के कैंप और ठिकानों की सुरक्षा और पुख्ता की जाएगी। महबूबा मुफ्ती को भरोसे में लेकर कश्मीर में सेना को एक्शन की और छूट दी जाएगी। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराने की कोशिश की जाएगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यूएन में उठा सकती हैं मुद्दा। सीमा पार स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक को भी अंजाम दिया जा सकता है। इसमें जो भी निर्णय होगा वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सबके सलाह मशवरा के बाद में आपको क्या जो भी देखने को मिलेगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और उन्हें उरी हमले से जुड़ी जानकारी दी। उरी हमले में शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने 18 जवानों की शहादत को सलाम किया। श्रद्धांजलि के बाद शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके घर भेज दिया गया। देश के कई अलग अलग हिस्सों में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उरी हमले में शहीद जवानों के परिवार वालों ने सरकार से मांग की है कि हमले का बदला लिया जाए। नहीं, हमको हमारे पति का बदला चाहिए। हमारा पति का, हमारा 17 जवान का बदला चाहिए। 17 जवान को मैं देखी हूँ, सबके बाल बच्चा फैमिली से मिली हूँ। हम लोग एक साथ रहे हैं। घुस के पाकिस्तान जब बॉर्डर क्रॉस कर सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं घुसता है? घुस के उन लोग के ठिकाना पर गोली मारे, ग्रेनेड फेंके, जैसे उन लोग ग्रेनेड फेंक के मार दिया। भारत सरकार को मैं बोल रही हूँ बदला लेने के लिए। जिस तरह हमारे आदमी कलट विलट के प्राण दिए, उसी तरह वहाँ भी लोगों को कलट विलट के प्राण हमारे सामने दिखा कर लेंगे। गवर्नमेंट से ये जरूर रिक्वेस्ट करते हैं कि बदला लो, क्योंकि कब तक ऐसे देखते रहेंगे, कब तक शहीद होते रहेंगे सवाई। लेकिन जब तक बदला नहीं लोगे जगह मसला हल नहीं होगा। एक और अटैक करना चाहिए पाकिस्तान में। उरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। जम्मू कश्मीर में वकीलों ने उरी हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और नवाज शरीफ का पुतला फूंका। बिहार के छपरा और राजस्थान के जैसलमेर में भी पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष सेंगे हसनैन ने कहा कि पाकिस्तान पीओके और बलूचिस्तान से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। I believe that the focus was shifting away from the valley and Gilgit was gaining importance, and I think this is going to bring focus back to the Kashmir Valley, especially when Pakistani Prime Minister is in New York and now he's going to talk about Kashmir.
उरी हमले के बाद भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने आज सैन्य कमांडरों की बैठक बुलाई। रावलपिंडी में हुई इस बैठक में पाकिस्तान की सेना की तैयारियों का जायजा लिया गया, साथ ही अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा हालात का जायजा लिया गया। बैठक के दौरान राहिल शरीफ ने भारत पर उरी हमले को लेकर दुष्प्रचार का आरोप भी लगाया। शरीफ ने ये भी कहा कि पाकिस्तान की सेना किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने आतंक को लेकर अपने देश के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहीर ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कहते हैं क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन आज अभी इस वक्त पूरे देश को अपने अंदर छिपे क्रोध को अपना दुश्मन नहीं अपना दोस्त बनाने की जरूरत है। इस क्रोध को गले लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज हमने अपने इस क्रोध पर ठंडा पानी डाल दिया तो हम देश के उन 18 वीर शहीदों की शहादत का अपमान करेंगे जिन्होंने उरी में अपने प्राणों की आहुति दी। कल सुबह जब आप गहरी नींद में सोए हुए थे, ठीक उसी वक्त जम्मू कश्मीर के उरी में 4 आतंकवादियों ने सेना के इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में देश के 18 जवानों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। चारों आतंकवादी हेडक्वार्टर के पीछे की दीवार से सटे नाले के रास्ते से कैंप के अंदर दाखिल हुए थे। कैंप में घुसने के साथ ही आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया और फायरिंग करते हुए कैंप के प्रशासनिक ब्लॉक में घुस गए, जिसके बाद कैंप में आग लग गई। और आपको बता दें कि 18 जवानों में से 13 जवानों की मौत आग लगने की वजह से हुई। ये लोग आतंकवादियों का शिकार नहीं हुए, इन्होंने अपनी पीठ पर गोली नहीं खाई, सीने पर भी गोली नहीं खाई, ये आग की वजह से मारे गए और ये आग में झुलस गए। आज डीएनए में सबसे पहले देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन 18 वीर सपूतों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देनी जरूरी है। शहीद हुए जवान देश के अलग अलग हिस्सों से आकर सीमा की रक्षा कर रहे थे। उनके मन में भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं था, उनके मन में जातिवाद को लेकर, जाति को लेकर कोई विवाद नहीं था, धर्म को लेकर कोई विवाद नहीं था, राज्य को लेकर कोई विवाद नहीं था, क्षेत्र को लेकर कोई विवाद नहीं था। उन्हें सिर्फ तिरंगे से प्यार था और वो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। आज देश के हर नागरिक को अपने 18 वीर सपूतों पर गर्व है और ये गहरे शोक की घड़ी है। आप इसे 18 शहीदों की शोक सभा भी कह सकते हैं, लेकिन शोक की इन भावनाओं के नीचे प्रतिशोध की ज्वाला भी धधक रही है, ठीक वैसे ही जैसे कल उस कैंप में आग लगी थी और हमारे जवान उस आग में ही झुलस गए। बहुत सारे जवानों को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। हमें लगता है कि पाकिस्तान की गोद में पल रहे आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने उरी में सेना के कैंप पर हमला नहीं किया, बल्कि यह हमला भारत पर था, जिसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का समर्थन हासिल था। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ एक युद्ध है और युद्ध कभी भी शांति की भावनाओं के साथ लड़ा नहीं जा सकता। उसके लिए अपने भीतर छुपे क्रोध को जगाने की जरूरत पड़ती है। इस हमले में हर जगह पाकिस्तान की छाप है। इस हमले में आतंकवादी पाकिस्तान के हैं, पैसा पाकिस्तान का है, इरादे पाकिस्तान के हैं, योजना पाकिस्तान की है, तो फिर शक की गुंजाइश कहां बची? इसलिए आज पूरे देश को यह मंथन करना ही होगा कि हम उरी में शहीद हुए 18 जवानों की शहादत पर अब आंसू बहाएं या फिर एक कदम आगे बढ़कर दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दें। ऐसा नहीं है कि भारत के सुरक्षा बलों पर इससे पहले कभी कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, लेकिन इस बार दुश्मनों ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और पूरा देश इस वक्त प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है। इसलिए आज डीएनए में सबसे पहले देश के मूड का विश्लेषण करना जरूरी है, लेकिन विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में कही गई बातों को आज आप ध्यान से सुनिएगा। आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि देश अब कोई भी आतंकवादी हमला बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। उरी में हुए आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है और हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है कि अब बहुत हो चुका, अब देश और नहीं सहेगा। देश के 132 करोड़ लोगों के साथ साथ यही भावना उन 18 वीर सपूतों के परिवारों की भी है, जिनके बेटे देश के लिए कुर्बान हुए हैं। पूरे देश में शोक की लहर है, लेकिन इस शोक और दुख में गुस्से का लावा भी बह रहा है। किसी भी आम हिंदुस्तानी को अब पाकिस्तान के साथ शॉल और साड़ी वाली डिप्लोमेसी का नहीं, बल्कि आंख से आंख मिलाकर जवाब देने वाले एक्शन का इंतजार है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक आतंकवाद से लड़ने के लिए
इस देश की अंतरात्मा सोई रहेगी, क्योंकि जब तक लोगों के अंदर का आक्रोश बाहर नहीं आएगा तब तक देश की अंतरात्मा ऐसे ही सोई रहेगी और देश के बेटे इसी तरह अपना बलिदान देकर दुनिया से जाते रहेंगे। सोचिए, अगर यही घटना फ्रांस, ब्रिटेन या अमेरिका में हुई होती तो वहां पर क्या होता? तब शायद पूरा देश घर से बाहर निकलकर सड़कों पर आ जाता। पेरिस हमले के बाद आपको याद होगा, पूरा फ्रांस एकजुट हो गया था और वहां के लोगों ने आतंकवादियों को बर्बाद करने की कस्में खाई थी और इसके बाद हुआ भी यही। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में ऐसे हमलों के बाद लोग सिर्फ ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा करके छुटकारा पा लेते हैं। सच यह है कि कड़ी निंदा करके आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो अमेरिका सहित दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश मिसाइल्स और फाइटर जेट्स पर अपना पैसा खर्च करने की बजाय कड़ी निंदा पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते और दुनिया से आतंकवाद ऐसे ही मिट चुका होता। यह हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि यहां आतंकवादियों का महिमा मंडन करने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन देश के लिए मर मिटने वाले बेटों की बात कोई नहीं करना चाहता। कोई उनके परिवार के आंसू और गुस्से की बात नहीं करना चाहता। हमें इस घटिया विचारधारा को तोड़ना होगा, क्योंकि जिंदगी की सभी तकलीफों को सहने के बाद भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करना आसान काम नहीं है। देश हमेशा ऐसे वीर सपूतों का कर्जदार रहेगा। इनके बलिदान का कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। इसलिए आज बलिदान की इन दर्द भरी कहानियों को पूरे देश तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको हमारे पति के बदला चाहिए। भारत सरकार को मैं बोल रही हूँ बदला लेने के लिए। गवर्नमेंट से ये जरूर रिक्वेस्ट करते हैं कि बदला लो। जहाँ भी इनके कैंप हैं उनको उखाड़ के फेंक दे मौका मिलने पर। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, लेकिन अगर कोई इस सीमा को लांघ जाए तो बर्दाश्त नहीं करते, बदला लेते हैं। भारत की अब ये जो छवि बनेगी अब यहाँ के बाद, अगर अभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो भारत की जो छवि बनेगी वो एक कमजोर देश के रूप में बनेगी। लातों की बातों से नहीं मानते और मेरा ख्याल इनको तो अब गोली की जरूरत है और ये अपनी भाषा जो है उसी में समझते हैं। अब नहीं, काफ़ी हुआ, हमारे आर्मी लोगों का बलिदान, काफ़ी शहीद हो गए, अब नहीं। पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट पर हमला हो चुका है, यही डायलॉग सुनते आए हैं। ज़बरदस्त, अगर वो इस तरह से काम, हमें अंदर जाके मार करनी चाहिए, रिटेलिएट करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उरी में हुआ आतंकवादी हमला सिर्फ सेना के कैंप पर हमला नहीं था, बल्कि ये भारत के खिलाफ छेड़ा गया वो युद्ध है जिसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब भारत के कंधों पर है। मेरा बस में हो तो मैं अभी उनके उठा कर दूं सर, मगर मेरे बस में बात नहीं है। मैं तो यही अपील करूंगा अपने प्रधानमंत्री से, पीएम से, कि आप जितनी जल्दी हो सके इनको सबको सिखाना चाहिए सर। अब बहुत हो लिया, अब बर्दाश्त के लायक नहीं रहा। सरकार वहाँ जाकर उनको नष्ट क्यों नहीं कर देती, उनको नष्ट कर दे, बर्बाद कर देता। कि जो अपने देश के लिए जान देता है उसे शहीद कहते हैं। मेरे को ना अपने पापा पे गर्व हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा मरे नहीं हैं, बल्कि एक शहीद हुए हैं, आर्मी में थे और वो भी देश के लिए मरे। उन लोग हम लोग के देश पर अटैक करते हैं अचानक, वैसे हम लोग को भी करना चाहिए, तभी पाकिस्तान सुधरेगा, ऐसे नहीं उन लोग सुधरने वाला। एक सैनिक देश के लिए जीता है, देश के लिए मर मिटता है और बदले में हम उसे वो सम्मान भी नहीं दे पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऑफिसर बोले मम्मी को कि आप विद्यार्थी जी की वाइफ बोल रही हैं, तो मम्मी बोली हाँ, और फिर ऑफिसर बोले कि विद्यार्थी शहीद हो गए। विद्यार्थी शहीद हो गए, अब इसके आगे न कोई शब्द है न कोई भाव, बस दर्द और तकलीफ है। ये छिटफुट की घटना घटता है, कभी 17 मारे जाते हैं, कभी 50 मारे जाते हैं और अब ये अपने भाषण देते रहते हैं। कश्मीर को जो हो हम लोग एक बार निपट लेंगे, जो हमारे शहीद जवान हो रहे हैं। शहीद एसके विद्यार्थी की पत्नी के आंसू रुक नहीं रहे हैं। लोग संभाल तो रहे हैं, लेकिन ऐसे दर्द में कौन किसको संभाल पाता है। गला फंस चुका है, आवाज नहीं निकल रही। इसके बावजूद फंसे हुए गले से सरकार को ललकार रही है कि आतंकियों से बदला लो। भारत सरकार को मैं बोल रही हूँ बदला लेने के लिए।
जिस तरह हमारे आदमी कलट बिलट के प्राण दिए, उसी तरह वहाँ भी लोगों को कलट बिलट के प्राण हमारे सामने दिखा कर लेंगे। मां के हौसले को देखकर एसके विद्यार्थी की बेटी भी खुद को संभाल रही है और सरकार से ईंट का जवाब पत्थर से देने की अपील कर रही है। अब मेरे को ना अपने पापा पे गर्व हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा मरे नहीं हैं बल्कि एक शहीद हुए हैं, आर्मी में थे और वो भी देश के लिए मरे। उन लोग हम लोग के देश पर अटैक करते हैं अचानक, वैसे हम लोग को भी करना चाहिए, तभी पाकिस्तान सुधरेगा, ऐसे नहीं उन लोग सुधरने वाला। ये गुस्से की इकलौती तस्वीर नहीं है, खून तो पूरे देश का खौल रहा है। मेरा बेटा भी फौज में है, मेरा बेटा भी बदला लेगा। देश के लिए पति को कुर्बान करने के बाद ये माँ अपने बेटे को देश के लिए समर्पित कर रही है, लेकिन इसे बदला चाहिए। बदला अपने पति के लिए, शहीद हुए जवानों के लिए, माओ की सूनी गोद के लिए, शहीद की विधवा की सूनी मांग के लिए। हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको हमारे पति का बदला चाहिए। हमारा पति का, हमारा 17वां जवान का बदला चाहिए। एलओसी तोड़ के मारे, एकदम न सुने पाकिस्तान का, निर्दोष है। तीनों पर 4 आतंकवादी पाकिस्तानी था। डोगरा रेजिमेंट के हवलदार रविपाल भी इस हमले में शहीद हुए हैं और इस परिवार को भी शहादत का इंसाफ चाहिए। पाकिस्तान में उस जगह में जो है इसका कैंप चल रहा है, क्या बोलते हैं, उग्रवाद का कैंप चल रहा है, फलानी जगह उग्रवाद का कैंप है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार वहाँ जाकर उनको नष्ट क्यों नहीं कर देती, उनको नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे। इन 2 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया। घर में मातम है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो गया है। मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे पापा शहीद हो गए हैं। मुझे बहुत दुख होगा कि अब हम लोग अकेले रहेंगे। अब हमें ये भी नहीं पता हम पठानकोट जा भी पाएंगे कि नहीं, इसीलिए मैं फौजी डॉक्टर बनूंगा बड़े होके और वहाँ पे जो भी शहीद होगा उनकी हेल्प करूंगा। कईयों के तो आंसू अब सूख चुके हैं, लेकिन जिनकी आंखों से पानी निकल रहा है, उस पानी में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। इतनी शहादतें हो गई हैं कि अब सहने के लायक नहीं, सहने के योग्य नहीं है। क्या बार बार की लड़ाई हो जानी चाहिए और होनी चाहिए जरूर। सेना को फ्री हैंड होना चाहिए, उसको पूरी पावर मिलनी चाहिए। जिन्होंने पापा को मारा है उन्हें भी सजा मिले। इस बार जवाब मिलना चाहिए। हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि जो शहीद हुए हैं, जो हमला किए थे, उन लोगों पर कड़ी से कड़ी मुकाबला हो। झारखंड के खूंटी के जावरा मुंडा के पिता नहीं है, लेकिन बूढ़े दादा ने सब्र नहीं खोया। बड़ा पोता शहीद हुआ तो क्या, अब छोटा दुश्मनों से लोहा ले। मैं भी सेना में था और मैं सही सलामत आया 71 का वर्क में शामिल थे, और आज हमारा नया जवान शहीद हुआ और उनके भाई उसमें जाना जरूरी है कि वो भी दुश्मन से मुकाबला करना चाहता है। कुल मिलाकर देश के हर कोने से यही तस्वीर सामने आ रही है। देश में शोक की लहर जरूर है, लेकिन इस बार गुस्से ने तमाम सीमाएं लांघ दी हैं। इस गुस्से को जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि अगर इस बार देश शांत हो गया तो आगे भी सैनिक शहीद होते रहेंगे और हमेशा की तरह हम शोक मनाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तस्वीरें आज रात को आपको सोने नहीं देंगी। हमने उरी में हुए आतंकवादी हमले का आज एक गहरा विश्लेषण किया है। हम आपको आज ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने इस हमले के लिए उरी को ही क्यों चुना। हमारी टीम ने सीधे ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां से आज आपके लिए रिपोर्टिंग की है, और जो तथ्य आज हम आपको दिखाएंगे वो काफी परेशान करने वाले हैं। विश्लेषण के दौरान हम आपको आज ये भी बताएंगे कि मौजूदा स्थिति में भारत के पास क्या क्या विकल्प बचे हैं, लेकिन उससे पहले एक गंभीर मुद्दे का जिक्र करना जरूरी है। आपने ध्यान दिया होगा
जब आतंकवादी बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने उसके अंजाम तक पहुंचाया था तो हमारे देश के ही मीडिया के कुछ बुद्धिजीवी पत्रकारों ने उसे हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया था, उस पर आंसू बहाए थे और उसे एक गरीब और बेबस हेडमास्टर का बेटा बताकर उसके लिए हमदर्दी का माहौल बनाने की कोशिश की थी। आज भी आपको हमारे देश के कई ऐसे पत्रकार और बुद्धिजीवी मिल जाएंगे जो उरी में हमला करने वाले आतंकवादियों को खुलकर आतंकवादी नहीं कहते और उनके लिए रिबेल यानी विद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये देश विरोधी परंपरा आज की नहीं है, बल्कि वर्षों से ऐसा ही चलता आ रहा है और देश में मौजूद ऐसे लोगों की वजह से ही विदेशी मीडिया भी अक्सर भारत की अस्मिता पर हुए इस आतंकवादी हमले को गंभीरता से नहीं लेता। आज मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने उरी हमले के बाद एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि भारत पर हमला करने वाले आतंकवादी नहीं बल्कि रेबेल यानी विद्रोही थे। अमेरिका के फॉक्स न्यूज ने भी आतंकवादियों के लिए रेबेल शब्द का इस्तेमाल किया है। फ्रांस के न्यूज चैनल फ्रांस 24 ने उरी में हुए आतंकवादी हमले को रेबेल अटैक कहा है और न्यूज चैनल CNN तो इससे भी एक कदम आगे निकल गया और उसने अपनी वेबसाइट पर बड़े बड़े अक्षरों में जो हेडलाइन डाली है उसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर पर हमले की बात कही है। पश्चिमी मीडिया की यह सोच बहुत भ्रामक और दुखद है। दुख की बात यह भी है कि आतंकवादियों और कश्मीर को लेकर यह कंफ्यूजन पैदा करने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने ही देश के कुछ क्रांतिकारी पत्रकार, नेता और बुद्धिजीवी हैं जिनका एजेंडा भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना है और उन्होंने इस कंफ्यूजन को इस कदर फैला दिया है कि अब पश्चिमी देश भी ऐसा सोचने लगे हैं। उरी में हुए आतंकवादी हमले ने एक और बात साबित कर दी है कि भारत को यह जंग अपनी हिम्मत की बदौलत ही जीतनी होगी, अकेले ही जीतनी होगी। कई देशों ने इस हमले की निंदा जरूर की है लेकिन किसी ने पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादियों पर कार्रवाई की बात नहीं की और ना ही किसी ने पाकिस्तान का खुलकर नाम लिया है। यह एक किस्म का दोहरा चरित्र है और अब भारत को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पश्चिमी मीडिया का दोहरा रवैया तो आपने देख लिया, लेकिन अब आपको यह भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान का मीडिया उरी में हुए हमले को लेकर किस तरह झूठ के किले बना रहा है। पाकिस्तान एक आतंकी देश है और जब भी उसकी धरती से भारत पर हमला होता है तो बड़ी आसानी से वो अपना हाथ होने से इनकार कर देता है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया झूठ बोलने के मामले में वहां की सरकार से भी 2 कदम आगे है। वहां के मीडिया में यह दलील दी जा रही है कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से पहले भारत कश्मीर से ध्यान हटाना चाहता था, इसलिए भारत ने खुद ही अपने जवानों पर यह हमला करवाया है। उरी हमले के बाद कई सवालात खड़े हुए हैं। इसी हवाले से अहम खबर शामिल करेंगे। मोदी सरकार का ड्रामा उसी के गले पड़ गया। भारतीय फौज की नहली फायरिंग से फौजियों के टेंट में आग लग गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक फौजियों की ज्यादा तादाद जिंदा जलकर मरी। 30 की हालत खराब है। सोशल मीडिया के मुताबिक जनरल असेंबली इजलास से पहले हमले का मकसद कश्मीर से तवज्जो हटाना था। कश्मीरियों पर मुजालिम छुपाने के लिए भारत ने हमले का ड्रामा रचाया। ट्विटर की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया की बात करें तो ट्विटर पर फॉल्स फ्लैग बिफोर यूएन का टैग भी मशहूर हो चुका है और टॉप ट्रेंड में आ चुका है। मोदी सरकार का ड्रामा उसके अपने ही गले पड़ चुका है। भारतीय फौज की नाहलिक से फायरिंग से फौजियों के टेंट में आग लगी और भारतीय मीडिया के मुताबिक फौजियों की ज्यादा तादाद जिंदा जलकर मरी है, ना कि हमलावरों की फायरिंग से मरी है। जी हां, फौजियों के टेंट में आग लगने की वजह से भारतीय मीडिया का यह कहना है कि फौजियों की ज्यादा तादाद जिंदा जलकर मरी के 20 शदीद जख्मी भी हुए। भारतीय फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 हमलावर भी हलाक हो गए। इंडियन आर्मी पर सबसे बड़ा हमला है जिसके बाद भारतीय फौज और मीडिया के औसान फतह हो गए। अभी 2 दिन पहले एक और अलर्ट, फिर भी इस तरीके का हमला। भारत का रिस्पांस क्या होना चाहिए उरी हमले के बाद? इंडियन आर्मी के DGMO रणबीर सिंह कह रहे हैं कि इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद तंजीम मुलव्विस है। जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, यानी उरी में है और अब हम आपको उरी लेकर चलेंगे जहां जी न्यूज की टीम ने इस हमले के बाद ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और आपको यह बताने की कोशिश की है कि आतंकवादियों ने हमले के लिए उरी को ही क्यों चुना। उरी जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले का एक कस्बा है जो 3 तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल से घिरा हुआ है। उरी में 3 तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK है। उरी से POK का एक बॉर्डर तो मात्र 6 किलोमीटर दूर है और वहां घुसपैठ की आशंकाएं सबसे ज्यादा होती हैं। इसीलिए कश्मीर में उरी का सामरिक महत्व सबसे ज्यादा है। कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम करने में
उरी में सेना का ये कैंप एक शील्ड की तरह काम करता है और इसीलिए यहाँ पर भारतीय सेना का इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर भी है और यहाँ पर 12 से 13 हजार जवान मौजूद रहते हैं। उरी ही वो जगह है जहां से पूरी LOC पर जवान और उनके लिए सामान की सप्लाई होती है। 1947 में कश्मीर में भारतीय सेना की तैनाती से लेकर अब तक उरी सामरिक तौर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन का एक प्रोजेक्ट भी यहां पर बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट का ज्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे बना हुआ है ताकि युद्ध की स्थिति में इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को कोई नुकसान ना हो। यहां से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद की दूरी सिर्फ 70 किलोमीटर है। पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण जरिया माना जाने वाला अमन सेतु भी उरी सेक्टर में ही है और उरी की इसी भौगोलिक परिस्थिति का फायदा आतंकवादियों ने उठाया और भारतीय सीमा में घुसपैठ करके उन्होंने आर्मी के इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ रोष है और अब सरकार पर भी पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का दबाव बन रहा है। भारतीय सेना की तरफ से यह भी कहा गया है कि सही जगह पर सही वक्त पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा, लेकिन अब सवाल यह है कि वो सही वक्त आएगा कब। जवानों का खून बहेगा तो देश का खून खौलेगा। अपने जवानों की शहादत कब तक सहेगा हिंदुस्तान? अपनी इन्फेंट्री के थ्रू कर देना चाहिए, सीधा अटैक होना चाहिए पाकिस्तान पे। हमें अंदर जाके मार करनी चाहिए। जितना जबरदस्त उन्होंने हमला किया उससे दुगना हमला इनको करना चाहिए। ये एक सही टाइम है जब इंडिया गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। सोते हुए सेना के जवानों पर गोलियां बरसाने वाले आतंकियों ने सेना पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान पर हमला किया है। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद अब पूरा देश सड़कों पर उतर आया है। देश के दुश्मनों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग उठ रही है क्योंकि हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जा रहा है, लेकिन देश पूछ रहा है कि बदला कब? जो भारत की तरफ मुंह उठा रहे उनका मुंह तोड़ देना चाहिए। ये बड़े दुख की बात है, बिना किसी वजह के, बिना किसी प्रोवोकेशन के उनको शहीद होना पड़ रहा है। इससे हम सब बहुत दुखी हैं और नाराज हैं और वो उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाएगी। लेकिन सवाल है कि आतंकवादियों ने उरी को ही निशाना क्यों बनाया? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब जानना जरूरी है। लेकिन हम इस वक्त आपको बता दें, हम उरी बेस कैंप के बिल्कुल करीब खड़े हैं। हमारी दाहिनी तरफ अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा उरी बेस कैंप है और हम आपको साथ साथ ये भी बता दें कि इस उरी बेस कैंप के आसपास की जो लोकेशंस हैं, आसपास के जो गांव हैं, आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं, हम उनके नाम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हमें भी पता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। जो लगातार सोर्सेज से रिपोर्ट आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स के हिसाब से 3 अलग अलग संभावनाएं हैं, 3 अलग अलग रूट्स हैं जिनके जरिए ये आतंकी हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने के बाद इस उरी बेस कैंप तक पहुंचे होंगे। लेकिन एक प्रबल संभावना जो एक रूट को लेकर है और सबसे ज़्यादा संदेह के घेरे में वही रूट है, वही संदिग्ध रूट है जिससे होते हुए वो इस बेस कैंप तक दाखिल हुए। हम आज उस बेस कैंप तक पहुंचने वाले उस रूट का एक DNA टेस्ट करेंगे और साथ साथ उस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो आखिरी 6 किलोमीटर चारों आतंकी किस तरीके से ट्रैक करते हुए वहां तक पहुंचे। सामने दिख रही ये पहाड़ियां पीर पंजाल रेंज कहलाती हैं। ये ऐसा इलाका है जो 3 तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल से घिरा हुआ है, यानी उरी के तीनों तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये बात पता चली है कि उरी की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इट इज सराउंडेड बाय LOC फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स। तो तीनों साइड से इसके LOC मिल जाती है और ये पाकिस्तान के साइड के साथ मिल जाती है। तो इसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसकी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है।
तो अगर इन्फिल्ट्रेटर्स, अगर ये हमलावर किसी भी रोड से आ सकते हैं, तो अगर इनको बीच में इंटरसेप्ट किया जा सकता है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको अगर इंटरसेप्ट किया तो ये कोई और रास्ता भी चुन सकते हैं। तो they have their alternative routes as well. देयर आर ऑल्टरनेटिव रूट्स एज वेल। ये एक लोकेशन एक साइड से तो इस रेयर कैंप के 6 किलोमीटर दूर पे LOC है, दूसरे साइड से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, तीसरे साइड से उससे थोड़ी दूर है, लेकिन तीनों साइड से इसके इर्द गिर्द LOC है। और कुछ रास्ते इतने क्लोज हैं, मोटरेबल रोड से तो खैर आधा घंटा भी लग सकता है, 45 मिनट भी लग सकता है, लेकिन अगर हम पैदल रास्ते की बात करें तो 15 मिनट या 10 मिनट की दूरी पे जो ये कैंप है ये बॉर्डर से दूर है। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि अगर हम हिंदुस्तान की सीमा में इस जगह पे खड़े हैं और उरी इसके आसपास कहीं है, तो ये वो तीनों पहाड़ियां हैं जिसके पीछे ये हिस्सा LOC का है। कि मैं सही कह रहा हूँ अनीस? बिल्कुल, ये ही एक नेचुरल बाउंड्री बन जाती है LOC की। इसके उस पार से पाकिस्तानी साइड है, इस पार से यानी कि अगर आप इधर भी LOC के इधर भी जाएं, इस पहाड़ी के इस तरफ जाएं तो ये LOC है, इस पहाड़ी के इस तरफ जाएं तो LOC है, और इस पहाड़ी के इस तरफ जाएं तो LOC है। लेकिन सवाल यह है कि आतंकी हमले की खुफिया सूचना होने के बावजूद ऐसी चूक कैसे हो गई? हालात खराब होते हैं तो दुश्मन और टेररिस्ट दोनों का एक ही मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा टेररिस्ट को हमारे इलाके में इन्फिल्ट्रेट कराओ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर माहौल को ख़राब करो। जितनी तादाद वहाँ पर अभी सुनने में आती है, जो हमारा डिव का जो इलाका है उसके सामने सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन 100 या 125 के आसपास टेररिस्ट हैं जो इस कोशिश में हैं कि वो अंदर इन्फिल्ट्रेट करके आ सके। भारतीय सेना के एक बड़े अफसर का यह बयान सिर्फ एक हफ्ते पहले का है, यानी सेना को जानकारी थी कि आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। Of a total of 110 terrorists which have been killed during various operations this year, 31 of them had been killed while they were attempting to cross the line of control. It actually indicates a very desperate attempt from across the border to push infiltrators into India with a view to create disturbances and foment unrest in our area. उरी आर्मी कैंप में मारे गए आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। इनके पास से मिले हथियार और सामान सब कुछ मेड इन पाकिस्तान है। मारे गए आतंकियों के पास से हैंड ग्रेनेड, मैगजीन और आर्मी की जैकेट मिली है। इन आतंकियों के पास खाने का सामान, पेन और मफलर भी हमले की जगह से मिले हैं। आतंकियों के पास से 4 AK-47, 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है। इनके पास आग लगाने वाले हथियार भी थे। 2 radio sets, ICOM, 2 global positioning systems, 2 map sheets, 2 matrix sheets. These are the sheets that they use when they move from one place to the other as guidance points. And in addition to this, there was large quantity of food and medicine packets having markings of Pakistan. विपक्ष अब सरकार को साड़ी और शॉल की कूटनीति से बाहर आकर कोई ठोस कार्रवाई करने के लिए कह रहा है। मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ या तो साड़ी, शॉल, डिप्लोमेसी, कूटनीति अपनाई है या फिर बगैर किसी कार्यक्रम और निर्धारण के पाकिस्तान जाकर शादी और जन्मदिन की दावतों में नवाज शरीफ जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए हैं। इस तरह का पिछले 2 साल से हर हमले के बाद यही वक्तव्य आते कि कड़ाई से जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अनफ इज अनफ ना। लेकिन सरकार का दावा है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। सब्र की सीमा समाप्त हो रही है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते वैसे नहीं रहेंगे और बाकी इस बारे में जो भी नीतिगत निर्णय होगा समय पर लिया जाएगा। हम सब भावना में बह जाते हैं। किसी भी चीज को करने के लिए ठंडे दिमाग से सोच समझकर रणनीति के तहत काम करें। इधर उरी के हमले के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने अपने कमांडर्स की मीटिंग ली है और उनसे हर हालात के लिए तैयार रहने को कहा है। उधर पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आ चुके लोगों को लगता है कि बलूचिस्तान से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने उरी में हमला किया है।
think it was an expected reaction from Pakistan. Prime Minister Modi's new policy on Gilgit-Baltistan and Balochistan was taking the focus away from Kashmir. And so I think Pakistan Army's main industry, the income generating industry, is obviously Kashmir Valley. I believe that the focus was shifting away from the valley and Gilgit was gaining importance. And I think this is going to bring focus back to the Kashmir Valley. कुल मिलाकर अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहे आतंक को खत्म किया जाए और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। उरी से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उरी में आतंकवादी हमले के बाद हमें जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक एलओसी के आसपास बड़े स्तर पर भारतीय सेना ऑपरेशन चला सकती है। सेना के कैंप और ठिकानों की सुरक्षा को और पुख्ता किया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भरोसे में लेकर कश्मीर में सेना की कार्रवाई करने की छूट दी जाएगी। यानी अब सेना पहले के मुकाबले और कड़ी कार्रवाई कर पाएगी। भारत ने पाकिस्तान को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराने की कोशिश की जाएगी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी यूनाइटेड नेशंस में ये मुद्दा उठा सकती हैं। ये सारे फैसले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई एक हाई लेवल मीटिंग में लिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि कब तक देश के जवान ऐसे ही शहादत देते रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जब भी देश ने शहादत मांगी है, देश के जवानों ने खुद को कुर्बान किया है, एक मिनट भी नहीं लगाया है। देश का हर एक सैनिक हमेशा अपने सर पर कफन बांधे रखता है, लेकिन उन परिवारों के बारे में भी आज सोचिए जिनका बेटा, पति, पिता या भाई शहीद होता है। इसलिए आज देश ये भी पूछ रहा है कि हम दुश्मनों से बदला कब लेंगे। उरी में सेना के जवानों पर आतंकी हमले के बाद पूरे देश के मन में, आप सबके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या हम पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं कर सकते? क्या हम पाकिस्तान की परमाणु बम की धमकी से हमेशा ऐसे ही डरते रहेंगे? क्या हम पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सिर्फ कूटनीतिक रास्तों पर ही चलेंगे, सिर्फ बैठकें करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे? लोगों के मन में ये बात भी आती है कि भारत इतना मजबूर क्यों है। कहते हैं कि कूटनीतिक रास्तों पर चलने से कई बार मंजिल मिल तो जाती है, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगता है और अब शायद देश इतना इंतजार नहीं कर सकता। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान के साथ सीधा युद्ध और आतंकवादी ठिकानों पर हमला भारत के लिए एक मुश्किल फैसला क्यों हो सकता है। बहुत सारे लोग आपको बिना सोचे समझे ये कहते हुए आज मिल जाएंगे कि भारत को हमला कर देना चाहिए, भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ देना चाहिए। लेकिन ये बहुत सोच समझकर फैसला करने का वक्त है। हमें बहुत सोचना होगा और समझदारी से काम लेना होगा। इसलिए हमारा ये फर्ज है कि हम आपके सामने जो आंकड़े हैं वो पेश करें और आपको ये भी बताएं कि अगर युद्ध होता है तो उस स्थिति में क्या होगा और भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा। इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की आशंकाएं बढ़ सकती हैं। भारत अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के तहत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान ने कई मौकों पर यह साफ किया है कि भारत को सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए भारत पर पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता है। पाकिस्तान नहीं रुकेगा। पाकिस्तान एक आत्मघाती देश है जिसके पास मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। इसलिए हो सकता है भारत एक बार को समझदारी से भी काम ले, लेकिन पाकिस्तान समझदार देश नहीं है और वो कभी भी न्यूक्लियर बटन दबा सकता है। जबकि भारत दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है। भारत एक जिम्मेदार बड़ा देश होने के नाते कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय संधियों से बंधा हुआ है। भारत परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए करना चाहता है, ना कि पड़ोसियों में खौफ पैदा करने के लिए। इसलिए पाकिस्तान के साथ परमाणु युद्ध में उलझना भारत के लिए भी बहुत घातक साबित होगा, ना सिर्फ अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इसके अलावा किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयारी करने में बहुत वक्त लगता है। इसके लिए सेना के अलग अलग अंगों को मिलकर कार्रवाई करनी होती है और भारी मात्रा में हथियारों की जरूरत पड़ती है। फौज को मूव करना पड़ता है बॉर्डर के पास। इस वक्त भारतीय सेना के पास तोपों की कमी है और भारत अपनी एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जबकि पीओके में सैन्य कार्रवाई करना
बहुत आसान विकल्प नहीं है, क्योंकि पीओके एक दुर्गम इलाका है और सिर्फ पीओके से आतंकवादियों का खात्मा करके पाकिस्तान की जिहाद फैक्ट्री पर पूरी तरह ताला नहीं लगाया जा सकता। हालांकि इसके बारे में सोचा जरूर जा सकता है। आतंकवादियों के ठिकानों और कैंप्स पर एयर स्ट्राइक करना एक विकल्प हो सकता है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है, लेकिन इंटेलिजेंस और सर्विलांस की कमी सटीक निशाना साधने में मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि अगर एयर स्ट्राइक में जरा सी भी चूक हो जाती है तो आम नागरिकों के मारे जाने का खतरा बढ़ जाता है और एक जिम्मेदार देश होने के नाते भारत बेगुनाह नागरिकों का खून बहता हुआ नहीं देख सकता। एयर स्ट्राइक में माहिर अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी 100% सफलता के साथ दुश्मनों पर हमले नहीं कर पाते और आपने देखा ही होगा अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और गाजा में हवाई हमलों में कई बार आम लोग, निर्दोष लोग और नागरिक मारे जाते हैं। परमाणु हमला किसी देश को मिनटों में तबाह कर सकता है, लेकिन कूटनीतिक तौर पर किए गए हमले पाकिस्तान को बार बार तिल तिल कर मरने पर मजबूर कर देंगे। अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगा देंगे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी और पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से खड़े रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ अमेरिका जैसे देशों को दोहरा रवैया भी भारत के लिए मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि अमेरिका बार बार अपने डबल स्टैंडर्ड्स के लिए जाना जाता है। जब अमेरिका पर आतंकवादी हमला होता है तो किसी भी देश में घुसकर बदला ले लेता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं। आपको याद होगा ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की जमीन पर सैन्य कार्रवाई की थी और पाकिस्तान को इसका पता भी नहीं लगने दिया था। लेकिन अगर भारत वैसा ही करे, अगर भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों पर हमला करने के लिए अमेरिका से मदद मांगता है या फिर खुद अपने बल पर भी करता है तो अमेरिका खुलकर भारत का साथ कभी नहीं देगा। शायद अमेरिका जानता है कि भारत की पाकिस्तान वाली प्रॉब्लम खत्म होते ही भारत की हथियारों की जरूरत भी कम हो जाएगी और तब अमेरिका के लिए भारत हथियारों का बड़ा बाजार नहीं रहेगा। इसलिए अमेरिका के आर्थिक हितों को बड़ा नुकसान हो सकता है और अमेरिका के लिए आर्थिक हितों से बड़ा कुछ भी और नहीं है। इस दौर का सच यही है कि भारत कूटनीति कर रहा है जबकि अमेरिका सिर्फ व्यापार कर रहा है। देश की आम जनता और यहां तक कि कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि अब हमें पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने में देर नहीं लगानी चाहिए। लेकिन हमें यहां यह भी समझना होगा कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ सच में युद्ध छेड़ा जा सकता है, क्या यह संभव है आज के हालात में, और क्या इस वक्त ऐसा करना भारत के हित में होगा। और अगर भारत ऐसा नहीं कर सकता तो भारत के पास पाकिस्तान को जवाब देने के लिए फिर क्या विकल्प बचा है। अब हम ऐसे ही विकल्पों का विश्लेषण करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भारत पाकिस्तान को इस हमले का जवाब कैसे दे सकता है। पाकिस्तानी मीडिया और कई बुद्धिजीवी ये तर्क दे रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के शुरू होने से एक दिन पहले पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमला क्यों करेगा, क्योंकि ऐसे हालात में भारत यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करने के प्रस्ताव पर दुनिया भर से समर्थन मांग सकता है, जो कि अब होगा भी। ऐसे में पाकिस्तान किसी आतंकवादी हमले को अंजाम देकर खुद के लिए मुश्किल हालात क्यों पैदा करेगा। तो फिर क्या सवाल यह है कि ये आतंकवादी अब पाकिस्तान सरकार के भी कंट्रोल में नहीं है और ये जो हमले हो रहे हैं हो सकता है ये ऐसे आतंकवादी हों जो शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भी ना सुनते हो। लेकिन यहाँ आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान ने यूएन जनरल असेंबली से पहले भारत पर इतना बड़ा हमला जानबूझकर किया है या फिर नहीं। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि ऐसे हमले के बाद भारत जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया दे। ये पाकिस्तान का एक ट्रैप भी हो सकता है, या फिर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मन भारत बना ले। ऐसा होने पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की शरण में जाकर कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से एक बार फिर उठा सकता है और भारतीय उपमहाद्वीप में शांति बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत पर दबाव बना सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान ये चाहता हो कि भारत जल्दबाजी में बिना स्ट्रेटेजी के, बिना रणनीति के गुस्से में आकर रिएक्ट करे और उसके जाल में फंस जाए। भारत अगर सख्त कार्रवाई करने का मन बनाता है तो दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश दो परमाणु संपन्न देशों यानी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की कोशिश जरूर करेंगे और भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से शायद पीछे हटना पड़ेगा। दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखकर मन ही मन खुश होते हैं और उन्हें इस बहाने
दोनों देशों पर दबाव बनाने का एक नया मौका भी मिल जाता है। पाकिस्तान से आए आतंकवादी इस साल भारत पर 2 बड़े हमले कर चुके हैं। इससे पहले ऐसा बड़ा हमला पठानकोट एयरबेस पर हुआ था और इस बार उरी में सेना के कैंप पर हमला करके पाकिस्तान ने भारत के धैर्य का इम्तिहान लिया है। पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों के पास इस वक्त परमाणु बम मौजूद हैं और पाकिस्तान अपनी इसी परमाणु शक्ति की आड़ लेकर भारत को धमकाता है। भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहता है कि भारत कभी किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। भारत की ये नीति भी एक तरह से पाकिस्तान के लिए एक कवर का काम करती है और भारत, जैसा हमने आपको बताया, बहुत सारी संधियों से बंधा हुआ है। भारत एक जिम्मेदार देश है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसी बंदिशें नहीं है। इसलिए सबसे पहले भारत को पाकिस्तान के न्यूक्लियर झांसे में आना बंद करना होगा। पाकिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से एक बेहद छोटा देश है, उसकी अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर है। पाकिस्तान भारत के प्रति दुर्भावना रखने वाला देश है और एक रोग स्टेट यानी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ना मानने वाला देश भी है। इसलिए पाकिस्तान को यह समझाना मुश्किल नहीं है कि वो परमाणु शक्ति की आड़ में ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकता। पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह जानता है कि भारत पर परमाणु हमले का मतलब है पाकिस्तान के वजूद का पूरी तरह मिट जाना। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कभी भारत से युद्ध में जीत नहीं सकता, लेकिन छोटे छोटे हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला भारत के लिए एक कमजोर नब्ज बन चुका है, जिसे पाकिस्तान जब चाहे तब दबाता रहता है। इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकता है जिसे पूरी तरह से राजनीतिक समर्थन हासिल हो। इसके तहत भारत एलओसी के दूसरी तरफ मौजूद आतंकवादियों के अड्डों पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है बिना बॉर्डर को क्रॉस किए। ऐसा करने के लिए भारत को लोकल इंटेलिजेंस इनपुट की मदद लेनी होगी। भारत को यह समझना होगा कि दुनिया भी भारत को तब तक एक मजबूत देश नहीं मानेगी जब तक भारत अपने सेल्फ डिफेंस में जरूरी कदम उठाना शुरू नहीं करेगा। पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला करने के साथ ही भारत पाकिस्तान पर कूटनीतिक हमले भी तेज कर सकता है ताकि पाकिस्तान को बचकर निकलने का मौका न मिले। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ना या फिर उसकी जमीन पर जाकर सैन्य कार्रवाई करना पाकिस्तान को भारत पर परमाणु हमला करने के लिए उकसा सकता है। ऐसे हालात से बचने का दूसरा तरीका यह है कि भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान को एक पराया स्टेट बना दे। पराया स्टेट वो देश होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग थलग कर दिया जाए। कोई भी पराया स्टेट के साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं रखना चाहता, यानी आप इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी देश का हुक्का पानी बंद करना भी कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस मसले पर दुनिया भारत की क्यों सुनेगी, तो उसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए। भारत 132 करोड़ लोगों का देश है और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। ऐसा कोई भी देश जिसे अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता है, भारत की अनदेखी इस वक्त नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका के बीच 87,047 करोड़ रुपए के रक्षा समझौते हो चुके हैं। अमेरिका के लिए भारत हथियारों का सबसे बड़ा बाजार है। अगर भारत इन हथियारों को खरीदना बंद कर दे या व्यापार कम कर दे तो यह नुकसान अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह चीन, जिसे पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझता है, वो भी भारत के साथ व्यापारिक घाटा नहीं झेल सकता। चीन और भारत के बीच इस वक्त हर साल 4,62,000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यापार होता है और इसमें से भारत चीन से हर साल 4,04,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदता है। भारत का साथ न देने पर चीन को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके साथ ही चीन ने पाकिस्तान में सीपेक परियोजना के तहत बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है और चीन अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध छेड़ने का मतलब होगा सीपेक को भारी नुकसान पहुंचाना। यूरोपियन यूनियन से अलग हुए ब्रिटेन की सबसे बड़ी उम्मीद भी भारतीय बाजार और भारतीय उपभोक्ता ही हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच 91,707 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यापार होता है। इसलिए ब्रिटेन भी पाकिस्तान को अलग थलग किए जाने के भारत के दबाव को शायद खारिज नहीं कर पाएगा। वर्ष 2000 के बाद से ही यूरोपियन यूनियन भी एंटी टेररिज्म स्ट्रैटेजी अपनाता रहा है। इस स्ट्रैटेजी के तहत यूरोपियन यूनियन उन सारे संसाधनों और मदद को रोक देती है जिसका फायदा आतंकवादी उठाते हैं। सार्क देशों के बीच भी पाकिस्तान को अलग थलग करके पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और स्वाभिमान पर चोट की जा सकती है। बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। भारत इस आक्रोश का फायदा उठा सकता है।
क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत के मुकाबले बहुत छोटी है और वो एक साथ कई मोर्चों पर नहीं लड़ सकती। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत पाकिस्तान के लिए एक साथ इतने सारे मोर्चे खोलने में सफल होगा? भारत जैसे बड़े देश के साथ सीधे युद्ध में उलझने की बजाय पाकिस्तान फिदायीन आतंकवादियों का इस्तेमाल करना चाहता है। आप इसे आतंकवाद की दुनिया में पाकिस्तान का वो स्टार्टअप भी कह सकते हैं जिसमें पाकिस्तान को बहुत कम पैसा लगाना पड़ता है और नतीजे वही मिलते हैं जो किसी युद्ध से हासिल होते हैं। इसलिए भारत को अब इन हमलों को आतंकवादी हमला कहना बंद करना चाहिए और इसे भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा समझकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। वैसे पाकिस्तान में परमाणु हथियारों का बटन इतने नाजुक हाथों में है कि ये पूरा देश अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पाकिस्तान में कोई भी परमाणु हथियारों का बटन दबा सकता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान की सेना हो, और ये भी हो सकता है कि एक दिन ये न्यूक्लियर बटन आतंकवादियों के हाथों में आ जाए। इसलिए पाकिस्तान पर बहुत ही सावधानी से हाथ डालना होगा। उरी में सेना के जवानों पर हुए हमले के बाद यह कहा जा रहा है कि भारत को पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमले करने चाहिए और जैसा हम कह रहे हैं ऐसा किया जा सकता है। और कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद पर इस आतंकी हमले का इल्जाम है और उसे तो हम कम से कम खत्म कर ही सकते हैं। जैश-ए मोहम्मद पीओके में बहुत सारे टेरर कैंप्स चला रहा है। जैश-ए मोहम्मद ने न सिर्फ उरी में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है बल्कि पठानकोट एयरबेस और देश की संसद पर हुए आतंकवादी हमलों में भी जैश-ए मोहम्मद का ही हाथ था। अब हम आपको नक्शे पर यह समझाएंगे कि भारत पीओके में कहां-कहां हमले करके आतंकी कैंप्स को तबाह कर सकता है और जैश के मोहम्मद को सबक सिखा सकता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके में टेरर कैंप्स की संख्या 50 से 160 के बीच हो सकती है। ये टेरर कैंप्स पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद से लेकर लाहौर तक फैले हुए हैं। हर टेरर कैंप में 40 से 50 आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और 30 से 35 दिन की ट्रेनिंग के बाद इन आतंकवादियों को LOC के पास लॉन्च पैड्स पर भेज दिया जाता है। इन लॉन्च पैड से आतंकवादी भारत में दाखिल होते हैं और फिर ऐसे ही हमलों को अंजाम देते हैं। पीओके में जिन इलाकों में ज्यादातर टेरर कैंप्स चलाए जाते हैं उनकी लिस्ट भी हमारे पास मौजूद है। इनमें अब्दुल्ला बिन मसूद, शवाई नाला, गड़ी दुपट्टा, दूध नियाल और शम्स उल हक प्रमुख है। इसके अलावा पाकिस्तान के लाहौर, गुजरांवाला, मंगला, मनसेहरा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और भीमबर जैसे इलाकों में अलग अलग टेरर कैंप्स में आतंकवादियों को भारत के खिलाफ हमले के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और फिर ये आतंकवादी LOC से सटे इलाकों से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं और कई बार ये कामयाब भी हो जाते हैं। जैश-ए मोहम्मद भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। जैश-ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद भारत ने करीब 190 पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए मसूद अजहर सहित 3 आतंकवादियों को जेल से छोड़ने का फैसला किया था, क्योंकि इस फ्लाइट को हाईजैक करने वाले आतंकवादियों ने इन तीनों को छोड़ने की मांग की थी। उस दौरान मसूद अजहर जम्मू की कोट बलवाल जेल में बंद था और भारत सरकार मसूद अजहर और उसके साथियों को हवाई जहाज में बैठाकर कांधार तक छोड़कर आई थी। बाद में इसी मसूद अजहर ने अपने संगठन जैश-ए मोहम्मद के जरिए कभी संसद पर तो कभी भारतीय सेना के कैंप पर हमले किए और भारत को गहरी चोट पहुंचाई। हमें लगता है कि मसूद अजहर एक जहरीला सांप है और भारत को पीओके में घुसकर इस जहरीले सांप का सिर कुचल देना चाहिए। यहाँ पर एक और बड़ी सीख ये भी है कि आप सोचिए, हमने अपने कुछ नागरिकों को बचाने के लिए मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकवादी को जेल से छोड़ दिया और वो कदम आज भारत के लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए। इससे ये भी पता चलता है कि हमने मसूद अजहर को पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, जेल में भी डाल दिया था, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी जुडिशरी उसे कोई सजा दे नहीं पाई और हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो आतंकवादी को आतंकवादी साबित भी नहीं होने देती। उसमें भी बहुत वक्त लगता है, सालों साल चले जाते हैं एक आतंकवादी को आतंकवादी साबित करने में, जिससे भारत एक कमजोर देश की तरह दिखाई देता है। भारत चाहे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करे या फिर निर्णायक युद्ध करे, दुनिया का कोई भी दूसरा देश भारत का साथ दे या ना दे, लेकिन देश के तमाम लोगों को, 132 करोड़ लोगों को
भारत का साथ देना ही होगा। भारत 132 करोड़ लोगों का देश है और अगर इनमें से एक बड़ा वर्ग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा और भारत विरोधी बयानबाजी करेगा, आतंकवादियों का साथ देगा, कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देगा, कश्मीर पर यह कहेगा कि भारत को कश्मीर खाली कर देना चाहिए, तो देश के लिए इससे बड़ी चोट कोई और नहीं हो सकती। इसलिए वो तमाम लोग जो आज ये कहते हैं कि भारत को हमला कर देना चाहिए, भारत को बदला लेना चाहिए, भारत को पाकिस्तान को कुचल देना चाहिए, वो पहले ये सोच लें कि अगर भारत कार्रवाई करेगा तो क्या भारत के तमाम 132 करोड़ लोग, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के तमाम नेता, यहाँ के तमाम एक्सपर्ट्स क्या इस बात के लिए एक राय देंगे? क्या एक स्वर में तैयार हो जाएंगे कि भारत जो कर रहा है वो सही होगा? इस बात का भी अंदाजा लगाइए कि अगर भारत ऐसा करे और यहाँ पर एक बड़ा वर्ग पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो जाए, यहाँ पर एक बड़ा वर्ग ये कहने लगे कि भारत ने ठीक नहीं किया, भारत मासूम लोगों की जान ले रहा है, और इसी का फायदा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उठाएगा और उसके बाद भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। इसके बारे में भी हमें सोच कर रखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर हमारे पास आपके लिए एक एक्स्ट्रा विचार भी है। डीएनए में हम लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अगर इस्लाम के ठेकेदारों ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो जल्द ही वो दिन भी आ जाएगा जब पूरी दुनिया कहेगी कि आतंकवाद का धर्म होता है और जरूर होता है। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक साल 2015 में हुए 452 आतंकवादी हमलों में से 450 इस्लामिक कट्टरवादियों ने किए थे, कट्टरपंथियों ने किए थे, और ये काम इस्लाम का दुरुपयोग करके किया गया था। हम ये बात जोर देकर कहना चाहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और ना ही होना चाहिए। इसलिए आज हम देश के सामने और सरकार के सामने एक सुझाव रखना चाहते हैं ताकि भटके हुए युवाओं को आतंकवादी बनने से रोका जा सके। किसी भी ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों से धार्मिक आधार पर उनका अंतिम संस्कार करने का अधिकार छीन लेना चाहिए और आतंकवादियों को कूड़े के ढेर के साथ जला देना चाहिए। ये उपाय आतंकवाद में कमी लाने का एक अच्छा उपाय साबित हो सकता है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकी को जलाया गया या फिर दफनाया गया या उसका अंतिम संस्कार कैसे किया गया। आपने देखा होगा आतंकवादियों के शव को कोई भी देश वापस नहीं लेता। भारत में हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों के शव कभी भी पाकिस्तान ने वापस नहीं लिए, इसलिए उन्हें अपनी जमीन में दफनाने का कोई औचित्य नहीं है। इससे इस्लाम का गलत इस्तेमाल करने वाले आतंकवादियों को यह संदेश भी मिलेगा कि मरने पर जन्नत मिलेगी या नहीं इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी, ये बात पक्की है। सवाल यह है कि नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों के लिए हम अपने देश की जमीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इस परंपरा से एक फायदा यह भी होगा कि हमारे देश में सेकुलरिज्म की दुहाई देकर अपना एजेंडा चलाने वाले लोगों की पहचान हो जाएगी, क्योंकि जब आतंकवादियों का अंतिम संस्कार करने की बजाय उन्हें कूड़े के ढेर के साथ जलाया जाएगा, उनसे इस तरह के सारे अधिकार अंतिम संस्कार के छीन लिए जाएंगे, तो हमारे देश में सेकुलरिज्म की दुकान चलाने वाले बहुत से लोग इसका विरोध करने लगेंगे और ये उनकी पोल खोलने का बहुत अच्छा मौका होगा। पूरा देश ऐसे लोगों की असली चेहरों को पहचान लेगा। हमें लगता है कि ये एक्स्ट्रा विचार आतंकवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है और इससे पूरी दुनिया की आतंकी ताकतों को एक कड़ा संदेश मिलेगा। इसके बारे में आप सोचिएगा जरूर। और डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का 1936 में आज निधन हुआ था। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की आधुनिक विधा को लिखा। उन्होंने भातखंडे संगीत शास्त्र की रचना की और शास्त्रीय संगीत को सिखाने के लिए कई शिक्षा केंद्रों की स्थापना भी की। पंडित भातखंडे ने कई रागों की व्याख्या आसानी से समझ आने वाली भाषा में की। उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की रचना की और ये ग्रंथ 6 भागों में प्रकाशित किया गया। आज भी इस ग्रंथ को हिंदुस्तानी संगीत का सार माना जाता है। 1952 में आज चार्ली चैपलिन को अमेरिका के हॉलीवुड में अपने घर वापस लौटने से रोक दिया गया था। चैपलिन क्वीन एलिजाबेथ ओशन लाइनर पर अपने परिवार के साथ थे। न्यूयॉर्क पहुंचने पर भी चैपलिन इस शिप पर ही रहे और फिर अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया था। चार्ली चैपलिन पर अमेरिका विरोधी विचारों का प्रचार और प्रसार करने का आरोप था। और आप में से कई लोग इमोट आइकन्स का इस्तेमाल करते होंगे। आज के दिन का संबंध इन इमोट आइकन से भी है। 1982 में आज ही के दिन अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट स्कॉट फालमन ने पहली बार हंसते और रोते हुए
इमोट आइकन्स का इस्तेमाल किया था। इन इमोट आइकन्स को स्कॉट फालमन ने पहली बार पेंसिल्वेनिया की एक यूनिवर्सिटी के मैसेज बोर्ड पर लगाया था। 1991 में आज ही के दिन बर्फ में दबी 5000 साल पुरानी नेचुरल ममी इटली और ऑस्ट्रिया के बीच की बर्फीली पहाड़ियों से मिली थी। इस ममी को ऑड्जी द आइसमैन के नाम से जाना जाता है। और आज भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्मदिन है। सुनीता विलियम्स किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 322 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली दूसरी महिला है। उन्होंने 50 घंटे और 40 मिनट तक स्पेस वॉक की, जो किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष में बिताया गया सबसे लंबा वक्त है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में मैराथन पूरी करने वाली पहली इंसान थी। उन्होंने सन 2007 में 4 घंटे 24 मिनट में अंतरिक्ष में मैराथन पूरी की थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।